वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू का 30 अक्टूबर 2021 का न्यूज़पेपर। और सबसे पहले न्यूज़ हम देख रहे हैं नरेगा की स्कीम हम देखने जा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो एमजी नरेगा की तिजोरी है, जो गवर्नमेंट इसको फंड एलोकेट करती है, वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। सबको पता होगा जो एमजी नरेगा स्कीम है, इसने कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्क दिया। जितने भी लोग इधर उधर से आ रहे थे, मेट्रो सिटीज़ से आ रहे थे, दिल्ली मुंबई से आ रहे थे, जिनके पास वर्क नहीं था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो उस समय में जब क्राइसिस आई हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो वर्क प्रोवाइड किया वो एमजी नरेगा ने प्रोवाइड किया। तो ये गारंटी देता है 100 डेज़ वर्क की, बट ने इसका वर्क पीरियड बढ़ा के 120 डेज़ 160 डेज़ भी किया था। आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म सभी को पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बट उससे पहले इसको क्या बोलते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये कब एक्ट पास हुआ है? 23 अगस्त 2005, ये आपको याद रखना है। टू 11 फरवरी 2021 इसमें 708 डिस्ट्रिक्ट ने कवर किया है इसको एज अ स्टेक होल्डर। एमजी नरेगा वहाँ पे वर्क कर रहा है इतने डिस्ट्रिक्ट्स में। अब इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? वैक्सर्स, ग्राम सभा, 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम ऑफिसर एट द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो एमजी नरेगा स्कीम है उसके स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स आपको पता होगा कि जो भी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मजदूर हो या फिर कौन प्रोवाइड करा रहा है वर्क, कौन सी संस्था फंड एलोकेट करा रही है, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है स्टेक होल्डर्स में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर एट ब्लॉक लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये इसके स्टेक होल्डर्स थे। और ये क्या 100 डेज़ की गारंटी देता है वर्क प्रोवाइड करने की। अगर आपने जो भी पर्टिकुलर विलेज है या जहाँ पे भी वर्क एमजी नरेगा एलोकेट कर रहा है और आपने अप्लाई किया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर वर्क नहीं दिया गया है तो ये उसका कंपनसेशन या अमाउंट बेरोजगारी भत्ता भी प्रोवाइड करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें जितनी भी ब्लैक से जो स्टेट्स दी गई हैं, ये इनका जो फंड इनको एलोकेट किया गया था ना, वो आउट ऑफ फ्लो हो चुका है। मतलब उन्होंने अपना एमजी नरेगा में जितना फ़ंड दिया गया था उसका 100% से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। और जितनी भी ये रेड कलर की, जैसे लद्दाख देख रहे हैं, यूपी देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप झारखंड देख रहे हैं, ओके, और ये त्रिपुरा देख रहे हैं, मिज़ोरम देख रहे हैं, यहाँ पे 90 से 100% फंड यूज़ किया गया है। इतना भी आप लाइट रेड देख रहे हैं, यहाँ पे 80 से 90% यूज़ किया गया है। और एक गोवा स्टेट है, आप येलो कलर की यहाँ पे देख सकते हैं, इसने लेस देन 70% अपना जो फंड एलोकेट किया है वो यूज़ किया है। तो इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। हालत इसलिए ख़राब है कि जो एमजी नरेगा में फंड दिया जाता था हर फाइनेंशियल ईयर को लेके, तो वो पूरा ख़त्म हो चुका है। इसकी जो तिजोरी थी, ट्रेजरी थी, वो खाली हो चुकी है। अब देखते हैं आगे इस पे गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है, किस तरीके से आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। फ़िलहाल अभी के लिए इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने भी है। सुसाइड एमंग फार्म वर्कर्स रोज़ 18% इन 2020। ये किसने रिलीज़ किया है डेटा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। ये क्या कह रहा है कि जितने भी फार्म वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उनके बीच में जो सुसाइड की टेंडेंसी है वो बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कितनी बढ़ गई है? 18%। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो ये फैक्ट है कि 18% आपको याद करना है, नहीं, बट हाँ, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं या ऐसे में कुछ ऐसा आ जाता है तो वहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत तो याद रख सकते हैं, जिस वजह से आप ये फैक्ट दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इतना डेटा आया था। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। तो ये सब चीज़ें आप हेडलाइन में तो कम से कम आप याद रख सकते हैं कि कितना परसेंट, लगभग के टर्म में भी आप याद कर सकते हैं कि नियर बाई 18% जो है डेथ राइज हुई थी। अब यहाँ पे देख आर्टिकल में क्या दिया गया है। इस लैंड ओनिंग फार्मर्स है जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है, उसमें स्लाइटली ड्रॉप हुआ है सुसाइड करने का। यानी उन जो पिछले साल उन्होंने जितने नंबर में सुसाइड की थी, इस बार उनमें कम सुसाइड हुई है। बट जो लेबरर है ये ज़्यादा नंबर में डाइड हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हमें सुसाइड देखने को मिल रही है, ये लैंड ओनिंग फार्मर्स में कम देखने को मिल रही है। बट जो डेली वेज अर्नर्स थे, होम मेकर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे, सैलरीड पर्सन थे, स्टूडेंट थे, फार्म सेक्टर थे, इसमें ये
जो है सुसाइड ये ज़्यादा देखी गई है। तो अब आप यहाँ से एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि ये जो सुसाइड है ये सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में देखी गई है। तो ये सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में देखी गई है, डेली वेज अर्नर पे। तो यहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए प्रीलिम्स में क्या, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपके लिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप खुद से ये आप वर्क आज मैं आपको दे रही हूँ कि आप NCRB के बारे में सर्च करिए। और अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस में आप ये लिखने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि तरह की सिचुएशन ये आई थी, इसमें 18% हाइक हो गया था लेबरर का, बाकी जितने भी जॉब अर्नर्स हैं उनका सुसाइड रेट, और किन का कम हुआ था। अब हाँ देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके जो है बाकी सबका तो राइज हुआ, बट लैंड अर्निंग फार्मर्स ने ड्रॉप हुआ उनका सुसाइड टेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन के लिए प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आप यहाँ से एक फैक्ट, आप जो भी जहाँ भी अपना डेटा स्टोर करते हैं कॉपी में या PDF फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किसके हैं, डेली वेज अर्नर के। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हैं मेरे कि स्टॉप्स ऑफिशियल लाइबल फॉर सेल ऑफ टॉक्सिक क्रैकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिस भी स्टेट या सिटी में हो रहा है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हो या अदर कोई भी ऑफिसर्स है, जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर वहाँ पे टॉक्सिक क्रैकर्स को जलाया जाता है, पटाखे दगाए जाते हैं, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, टॉप ऑफिशियल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अब बात आती है कि जितने भी जो फायर क्रैकर्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो उनकी रोज़ी रोटी चलती है वो उसी से फायर क्रैकर से चलती है, अगर इनको भी बंद कर जाएगा तो वो कैसे कमाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो है ग्रीन क्रैकर्स बनाइए। उन्होंने कम्प्लीटली बैन नहीं किए हैं कि आप बिल्कुल क्रैकर्स मत बनाइए, आप बना सकते हैं, ग्रीन क्रैकर बना सकते हैं। और इस बार जो सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट ईयर क्या किया गया था, थोड़ी सी छूट दे दी गई थी कि हाँ आप क्रैकर बनाइए, उसमें कुछ लिमिट लगा दी गई थी कि हाँ इतने लिमिट से इतने लिमिट। बट जो देखा गया है कि वो क्या देखा गया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वेरियम सॉल्ट यूज़ हो रहा है इन फायर क्रैकर्स। जब से ये रोक लगी थी उसके बाद से टॉक्सिक केमिकल के रूप में वेरियम सॉल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है हम ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और जितने भी बायोडाइवर्सिटी, ये सभी चीज़ के लिए। तो इस बार स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेरियम सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम इस आर्टिकल में आपको मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, ठीक है। तो इसमें अब बेरियम सॉल्ट को लेकर बात कही गई है, तो हम बेरियम सॉल्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं या रेगुलर क्रैकर्स जिन पे बैन लगा है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स है वो 6 की एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से एक तो चारकोल होता है, एक थर्माइट होता है, ये सभी क्रैकर्स में प्रेजेंट होता है, चारकोल एंड थर्माइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स। क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं क्रैकर्स के अंदर। और क्या यूज़ होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, सल्फर कैन बर्न द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फायर क्रैकर्स। तो ये सब क्या हो गए, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए। रेगुलेटर्स कौन होता है, टू इंश्योर द स्पीड एंड इंटेंसिटी विद विच अ क्रैकर बर्स्ट। मतलब रेगुलेटर्स क्या करता है कि जो उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितना धमाके से बजना चाहिए, वो सब रेगुलेटर्स में यूज़ होते हैं। ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, और ये की एलिमेंट्स है कि कौन किस चीज़ पे ये वेस्ट होकर ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो भी केमिकल्स हैं। आप देखते होंगे जो हम कुछ पटाखे फोड़ते हैं उसमें कलर्स, डिफरेंट कलर्स अपीयर्स होते हैं, तो उसके लिए कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी मतलब कलर है वो उसको डिस्प्ले करना। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा सॉल्ट है वो कौन सा कलर डिस्प्ले करता है। तो अब देखिए स्ट्रोनियम सॉल्ट है वो रेड कलर के लिए, जो भी आप रेड कलर देखते हैं वो स्ट्रोनियम सॉल्ट के थ्रू होता है। बर्निंग ऑफ मेटल्स के बर्निंग से वाइट कलर आता है। सोडियम सॉल्ट से येलो कलर आता है, वेरियम सॉल्ट से ग्रीन कलर आता है। अब देखिए यहाँ पे वेरियम सॉल्ट की बात की गई है, क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेरियम सॉल्ट क्या कर रहा है, ग्रीन कलर
को शो कर रहा है, यानी कि बेरियम सॉल्ट अगर आपके पटाखे में है, जब उसको दबाओगे तो ग्रीन कलर निकलेगा। तो ग्रीन क्रैकर्स की बात की गई थी, ना कि ग्रीन कलर निकालना है, ठीक है। तो भाई जो बनाने वाले वो अब ये क्या करता है, बहुत तेज़ साउंड करता है। जब जिसमें भी बेरियम सॉल्ट होता है ना, जब उसको पटाखे को दगाते हैं तो बहुत तेज़ इंटेंसिटी से साउंड करता है, तो पटाखे का भी काम हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ग्रीन कलर आ रहा है, तो जो भी पब्लिक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, वो क्या सोचेंगे, हाँ हम तो ग्रीन क्रैकर चला रहे हैं। बट एक्चुअली में जब चेक किया गया तो बेरियम सॉल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। कैल्शियम सॉल्ट से कौन सा कलर आता है, ऑरेंज कलर। कॉपर सॉल्ट से कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर। आप यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या क्लेरिफाई किया है, देयर इज़ नो टोटल बैन ऑन द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, only those firecrackers which contain barium salt are prohibited। मतलब जो बेरियम सॉल्ट को जिसमें कंटेन हो रहा है उसको टोटली प्रोहिबिटेड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। कर लिए कि जो रेगुलर क्रैकर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सॉल्ट डाले जाते हैं, बेरियम सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, और कौन से की एलिमेंट होते हैं, रिड्यूसिंग रेगुलेटर। ओके, अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमें बेरियम सॉल्ट को क्यों मना किया गया है, गवर्नमेंट ने क्यों मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने टोटली मना किया है कि ये बिल्कुल नहीं यूज़ होगा। अब ये क्यों नहीं यूज़ होगा, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। उसको मैं अलग से जब एक साइंस एंड टेक का एक वीडियो बनाऊंगी, जो पूरे मंथ का जितना भी करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी करंट अफेयर आया, उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें उसको इंक्लूड कर दूंगी। तो उसी में आपको बेरियम से रिलेटेड उसका जितना भी टेक्निकल डिटेल है वो प्रोवाइड कराऊंगी। अभी यहाँ क्रैकर्स बेस्ड है, वो किस पर बेस्ड है, स्वास, स्टार एंड सफल। these green crackers have been given 3 different names। इनको क्या बोलते हैं, स्वास, सेफ वाटर रिलीजर, यानी कि जो इसका रेजिड्यू होता है वो सेफ वाटर होता है। दे विल रिलीज वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि जो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं। विच विल सप्रेस एंड द डस्ट रिलीज, जो मतलब जो भी डस्ट एनवायरनमेंट में है उसको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। और ये क्या कंप्रोमाइज़, ये इनकी इसमें क्या नहीं होता है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ़र, ये सब नहीं होता है। और एक डाइल्यूएंट रिलीज़ होता है फॉर गैसियस इमिशंस। क्या होता है, जो डस्ट है वो जो ये कितनी मतलब जो रेगुलर क्रैकर होते हैं और ग्रीन क्रैकर के थ्रू ये जो अप्रोक्सीमेटली 30% रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है स्टार, इसमें क्या इसको क्या फुल फॉर्म है इसका, सेफ थर्माइट क्रैकर। नहीं करता, ये डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल, रिड्यूस साउंड इंटेंसिटी। ओके, सफल क्या है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है, मिनिमम यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। हम लोग मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ एल्युमिनियम। इससे क्या होता है, रिडक्शन इन साउंड कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान देने वाली बात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्युमिनियम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एल्युमिनियम को अगर हम फायर क्रैकर में यूज़ करते हैं वो ज़्यादा साउंड करेगा कि मैग्नीशियम ज़्यादा साउंड करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है साइंस एंड टेक से। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम लेस साउंड क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। ये डिटेल्स थी ग्रीन क्रैकर्स को लेके। आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया है पूरा, ये आप देख सकते हैं, गिवन है, आप इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने बात कर ली जो टॉक्सिक क्रैकर्स थे, रेगुलर क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स और अदर डिटेल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हमारे सामने आ रहा है वो बाई इलेक्शन से लेके आ रहा है, बाई इलेक्शन। तो गाइज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, हिंदी में उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग बाई इलेक्शन एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, बाई इलेक्शन आर हेल्ड एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट। इसमें से मतलब जो बाई इलेक्शन है वो किसके, कौन सी बॉडी है, किसके थ्रू ये बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1950, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 142। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। ओके, कर लेते हैं बाई इलेक्शन क्या है। इनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पेशल इलेक्शंस, और इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, बाईपोल। बट यहाँ पे जो आर्टिकल छपा उसमें बाई इलेक्शन लिखा हुआ है। ये होता है क्या है कि जो भी कोई सीट फिल जनरल इलेक्शन के टाइम में, अगर इलेक्शन हो चुका है जनरल इलेक्शंस, उसके टाइम में कोई भी सीट है वो वैकेट हो गई है, तो उसको फिल करने के लिए हम बाई इलेक्शन करते हैं।
अब इससे ज़्यादा डिटेल मैं इसमें अगर बता दूंगी तो आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं बता रही हूँ। आप क्वेश्चन का आंसर करिए कल को, उसके बाद हम इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो देखेंगे। कल में बस अभी इतना ही, आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो फिर कल हम बाई इलेक्शंस का पूरा ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्यों ओरिजिन हुआ, किस कंट्री से ओरिजिन हुआ और कब से ये स्टार्ट हो गया है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट यू आंसर द क्वेश्चंस। कल हम देख रहे हैं मोदी होल्ड्स टॉक्स विद टॉप यूरोपियन यूनियन लीडर्स। जैसे कि हमने कल के न्यूज़पेपर में बात की थी कि यूरोपियन यूनियन लीडर्स और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ट्रेड टॉक्स बढ़ाई जा रही है। तो अभी मीटिंग हुई है मोदी जी की यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स के साथ में। तो इसमें जो ज़्यादा बड़ा आर्टिकल में डिटेल से इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, जो 3-4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसमें जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बोला गया है जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्रेंडशिप है उसको और भी ज़्यादा अच्छा किया जाएगा और भी डीप किया जाएगा। और जैसे बहुत सारी एरियाज़ हैं, पॉलिटिकल एरियाज़, सिक्योरिटीज़, रिलेशन, ट्रेड एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब पर साथ मिल के वर्क किया जाएगा। और बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट टू काउंटर द चाइना। ओके, तो ये इस आर्टिकल में बस इतना ही था और कुछ इसमें आपको पढ़ने वाला नहीं था कि यूनियन और मोदी ने होल्ड की टॉक्स। उसमें जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी। इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा दम नहीं है, जो दम था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स विद NPR फॉर्म रिमूव फ्रॉम सेंसस साइट। अब क्या किया गया है, जो NPR था वो जो हमारी जनगणना हो रही थी उसी के साथ NPR को भी अपडेट किया जा रहा था। बट अभी उसका NPR का गवर्नमेंट का कहना क्या है कि NPR के जो फॉर्म है वो रेडी नहीं हुए, इस वजह से इसको अभी रिमूव कर दिया जा रहा है। द हिंदू ने एक न्यूज़ दी है। द हिंदू ने क्या बोला है कि अभी मैं आपको NPR की पूरी हिस्ट्री बताऊंगी, बट उससे पहले आप देख लो द हिंदू क्या कह रहा है। द हिंदू बोल रहा है इससे पहले जो भी NPR के लिए अपडेट्स किए गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं पूछे गए, जो इस बार पूछे गए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे पूछा गया है आपकी मदर टंग कौन सी है, आपका फादर का बर्थ ऑफ प्लेस कौन सा है, मदर का कौन सा है बर्थ ऑफ प्लेस। तो ये सब चीज़ें पूछी गई हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल लग रही हैं बहुत सारे लोगों को, और द हिंदू ने भी इसको एज ऑब्जेक्शनल कंटेंट यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये कुछ नया एलिमेंट है जो ऐड किया गया NPR में। बट फिलहाल इसको NPR को सेंसस के साथ से हटा लिया गया, जो कि सेंसस के साथ होनी थी। इसका रीज़न क्या दिया गया है, क्योंकि फॉर्म अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, जो भी जिस फॉर्म के थ्रू ये होना है। जब फॉर्म बन जाएगा तो इसको साथ में किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि NPR क्या है। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कौन होता है? जो भी लोकल एरिया में एटलीस्ट 6 मंथ रह रहा हो, या वो उसका ऐसा इंटेंशन हो कि वो फर्दर नेक्स्ट 6 मंथ रहेगा, तो वो क्या हो जाता है? यूजुअल रेजिडेंट हो जाता है। तो जब हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करते हैं तो ये सिर्फ नॉट ओनली सिटीजन्स जो अदर कंट्री से भी आया हुआ है और वो 6 महीने से रुका हुआ है और वो आगे भी रुकने वाला है, तो हम उसको भी इसमें अपडेट करते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि इसको कौन कंडक्ट करता है? तो इसको कौन कंडक्ट करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और कौन कंडक्ट कराता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। NPR जो है वो पूरी कंट्री में होगा, ठीक है। ओनली वन स्टेट जो जिसमें NPR नहीं किया जाएगा वो कौन सी है? आसाम। आसाम में नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वहाँ लीगल प्रोविज़न देख लेते हैं NPR के। NPR इज़ प्रिपेयर्ड अंडर विच एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप्स रूल 2003। इन 2003 और 1955 एक्ट के थ्रू हम NPR को, जो भी NPR है उसको प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, कभी फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। तो जो NPR वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अलोंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011। ओके, तो ये सबसे पहले कब इसको अपडेट, ये सबसे पहले इसकी जो ओरिजिनिटी है वो कब आई? 2010 में। तो कब अपडेट किया गया? इसको 2015 में अपडेट किया गया। उसके बाद से अभी तक अपडेट नहीं किया गया, काफ़ी लंबे समय हो गया है, इसलिए अब 2021 में इसको अपडेट किया जाना है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NPR किस लेवल पे होता है कि तो NPR लोकल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब हम देख लेते हैं कि NPR एंड NRC में क्या डिफरेंस है। NRC एंड NPR मैंने अभी आपको बता दिया इज़ नॉट अ सिटीजनशिप इन्यूमरेशन ड्राइव। इसमें सिर्फ सिटीजन्स नहीं आते, अदर्स भी आते हैं। बट जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न की बात होती है तो वो सिर्फ सिटीजन्स ही आते हैं उसमें। अब जैसे क्या बताया मैंने,
NPR में फॉरेनर जो स्टे कर रहा है वो भी आ सकता है, ठीक है, जो 6 मंथ से ज़्यादा स्टे कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि NPR है, NPR के बारे में दे दिया, के बारे में आपको दे देंगे कि किस एक्ट के थ्रू काम कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बता दिया सिटीजनशिप 1955 एक्ट और सिटीजनशिप 2013, क्योंकि वो 2003 में अपडेट हुआ था, ठीक है। इन 2 एक्ट के थ्रू अमेंड करने के बाद और सिटीजनशिप 1955 के थ्रू NPR हमारा वर्क कर रहा है। बट ये तो मेन, एक तो ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है क्या ये सिर्फ NPR रजिस्टर्ड क्या है सिर्फ सिटीजन्स के लिए होगा? और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जाके सिर्फ सिटीजनशिप उनको क्या लगेगा, हाँ पॉपुलेशन रजिस्टर बन रहा है तो जो यहाँ की पॉपुलेशन है वही होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे रह रहा है ना, फॉरेनर आके भी रह रहा है, 6 मंथ हो गया उसको रहते हुए, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मेरे सामने, इंडिया इज़राइल बूस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया और इज़राइल ने मिलिट्री कोऑपरेशन किया है, ठीक है। मिलिट्री कोऑपरेशन किया है फॉर फर्दर 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ईयर्स रोड मैप बनाया है इन्होंने। तो ये रोड मैप कहाँ पे प्रिपेयर किया गया है? ये इज़राइल में एक सिटी है, उसका नाम क्या है? तेल अबीब। तो ये सिटी ना आपको थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि कभी ऐसा आप पास्ट ईयर के आप UPSC के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो सिटी है ये कहाँ पे किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया इज़राइल के साथ हो रहा है? क्योंकि इज़राइल बहुत एक कंट्रोवर्शियल कंट्री बन गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट 1 ईयर से भी बहुत ज़्यादा जेरूसलम और अदर इश्यूज़ हो रहे हैं इसको लेके। तो यह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बहुत सारे जो जैसे इंडिया के सपोर्ट में है। बट इंडिया क्या करता है कि इंडिया ओपनली तो नहीं इज़राइल का साथ देता है, बट हाँ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, हो जाता है ये आर्टिकल। और यहाँ पे ये प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इज़राइल तो कंटिन्यू न्यूज़ में है ही। तो यहाँ पे ये जो तेल अबीब प्लेस है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। इट इज़ बिलोंग फ्रॉम इज़राइल। म्यांमार में आपको सबको पता है कि वहाँ पे तख्त पलट हो गया, मिलिट्री का शासन आ गया है। और मैं यहाँ पे म्यांमार की न्यूज़ ली है, वो क्यों ली है म्यांमार की न्यूज़? इसको बर्मा भी कहते थे पहले। आपको पता होगा कोको आइसलैंड के बारे में, ठीक है। तो एक कोको आइसलैंड है, आइसलैंड। अब ये कोको आइसलैंड क्या था, नेहरू जी ने कोको आइसलैंड को, द्वीप को गिफ्ट कर दिया था म्यांमार को, जब मिस्टर नेहरू की गवर्नमेंट थी, ओके। तो अब म्यांमार ने क्या किया है, जो कोको द्वीप है वो रेंट पर दे दिया है चाइना को। अब देख लीजिए, हमने इन्हें गिफ्ट किया, इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट किया, कोई गिफ्ट किया किसी ने, ठीक है। कोको आइसलैंड गिफ्ट कर दिया कि हमारे पास तो बहुत सारे आइसलैंड है, चलो एक आइसलैंड इनको दे देते हैं, इनके कंट्री के पास में आ रहा है। ऐसा नेहरू जी ने सोचा होगा और क्या किया, म्यांमार को वो आइसलैंड दे दिया। अब म्यांमार ने उसका कुछ अच्छा यूज़ तो किया नहीं, उल्टा क्या किया, उसको चाइना को दे दिया। अब चाइना ने क्या किया, चाइना तो वैसे भी सारे रीजन में, जितना भी साउथ ईस्ट रीजन है, एशिया का रीजन है, या जितना भी हिंद महासागर का रीजन है, वो हर जगह अपनी पहुंच बनाना चाहता है। उसने क्या किया, अब ये जो कोको आइसलैंड है उसकी लोकेशन आप देखिएगा कि वो कहाँ पे आता है। चाइना ने क्या किया, यहाँ पे भी अपना मिलिट्री बेस बना दिया है। तो जिससे क्या हो गया कि इंडिया पे ये बहुत ज़्यादा निगरानी रख सकता है। ये हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पस से अच्छा नहीं है। तो ऐसा तो म्यांमार ने किया है, इसको कोई चीज़ गिफ्ट की गई और इसने चाइना को रेंट पर दे दिया। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये मैंने आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिए थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं और भी ज़्यादा न्यूज़ कवर करूँगी, नॉट ओनली फ्रॉम द हिंदू, अदर न्यूज़पेपर्स से भी न्यूज़ कवर करूँगी। और प्री मेंस ऐसे तीनों के पर्पज़ से मैं आपको कवर कराऊँगी। तो गाइज़ आप प्लीज़ चैनल को यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइए। आप इट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है या आपको कुछ न्यूज़ मिल रही है अलग अदर चैनल से हट के यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ही जाइएगा। बिकॉज जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं वीडियोस बनाना मेरे लिए इतना मतलब मोटिवेशनल नहीं होगा। वीडियोस तो मैं बनाऊँगी बट हाँ मैं उतना अच्छा मतलब एक मोटिवेशन लेवल से बनाना होता है तो बहुत मतलब वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा मुझे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और भी अच्छी न्यूज़ के लिए। चीज़ है जो मैं द हिंदू की करंट अफेयर लेके आती हूँ। अगर ये सक्सेस होती है तो मैं फिर पूरा मंथ वाइज जितना भी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसकी इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।